हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर वन दैट इज डिमांड। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ डिमांड देखेंगे सबसे पहले, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, फिर हम लोग देखेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड, और फिर हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू डिमांड। अब देखिए, जो आज की क्लास है दैट इज द डिमांड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि किस अप्रोच से हम आज की क्लास को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जैसे मार्केट में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जाते हैं सामान खरीदने, तो जो आप सामान खरीदने जाते हैं ना, हम उसी फिलॉसफी पे बात करेंगे और उसी अप्रोच के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप सामान खरीदेंगे कब वो डिमांड है, कब वो डिमांड नहीं है, क्या क्या चीजें आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो उसको वो चीजें इन्फ्लुएंस करती है, क्या फैक्टर्स हैं वो। इस तरीके से हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज की जो क्लास है दैट इज द डिमांड, मैं बहुत स्लो चलूंगी आज की क्लास में। फर्स्ट लेक्चर है, स्पेशली जो लोग नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको आज की क्लास में पूरी तरीके से कंफर्टेबल कराया जाएगा। तो प्लीज डोंट वरी, जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं और उनको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, तो प्लीज डोंट वरी, आगे की क्लास में हम नॉर्मल चलेंगे। इनको भी कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? दोनों इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को, दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अगर कोई भी फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपने ग्रीवेंस, कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखिए, आप लोग क्या किए, आप घर से निकले, आपको एक गाड़ी पसंद आई, ठीक है? लेट्स से आपको एक कार पसंद आई। अब आपको जब कार पसंद आई, आप क्या चाहते हो कि काश मेरे पास ये कार होती। जो आप ये काश बोल रहे हो ना मन में कि काश ये होता, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिजायर, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिजायर कहेंगे कि क्या मैं खरीद सकता, काश ऐसा होता तो मैं ये गाड़ी को क्या करती या करता, खरीद सकता। तो इसे खरीद सकते को, ठीक है, जो आपके मन में ये आ रहा है ना खरीद सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? डिजायर टू परचेज। बट क्या हर चीज जो आपके दिमाग में आती है कि क्या मैं ये कर सकता, क्या ये मैं खरीद सकता या सकती, क्या आप एक्चुअली खरीद सकते हो? उसके लिए आपको क्या चाहिए? जेब में यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए। अब पैसा होना, अगर आपके पास पैसा है, इसका मतलब आपके पास क्या है? आपके पास एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते, अगर आपको वो गाड़ी खरीदनी है तो आप क्या कर पाओगे? उस गाड़ी के लिए पे कर पाओगे, यही कर पाओगे। ये जो आपके पास परचेजिंग पावर है, इकोनॉमिक्स में हम इसको क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? खरीदने की शक्ति। जो ये परचेजिंग पावर है, इसकी हम बात करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? इट इज नोन एज एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड। यहां पे याद रखना, मैंने क्या बोला? आप खरीद सकते हो, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है कि अगर आप खरीदना चाहो तो आप पे कर सकते हो, ठीक है? लेट्स से वो गाड़ी थी 3 लाख रुपए की, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में, आपके घर में कहीं अलमारी के अंदर 3 लाख पड़े हैं, तो वो आपकी एबिलिटी टू पे है। बट जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 लाख उठाएंगे और जाके क्या करेंगे, वो गाड़ी को खरीद कर ले आएंगे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ पैसा होना जरूरी है। खरीदोगे नहीं खरीदोगे दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। हमारा फोकस क्या है कि हमारे पास घर के अंदर लेट से 3 लाख की गाड़ी है। एक तो हमारे मन में डिजायर आनी चाहिए कि क्या मैं काश मैं खरीद सकती, ठीक है? तो 3 लाख, और हम दूसरा क्या बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास इच्छा है, हमारा मन है कि हम क्या करें, उस गाड़ी को ले पाए, दैट इज द डिजायर। और दूसरा क्या होना चाहिए? हमारी पॉकेट अलाउ करे, और पॉकेट अलाउ करने को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट इज नोन एज द एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड। और इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में एक और टर्म कहते हैं दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर। कि किसी भी चीज को खरीदना, खरीदने को हम क्या कहते हैं? परचेज। और परचेज करने की पावर को हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे जो मैं टर्मिनोलॉजीज लिखवा रही हूँ ना, तो प्लीज इनको याद करिए।
ठीक है, आस्ता आस्ता जो 5 या 6 क्लासेस के बाद हम इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए बड़ा आराम से चल रही हूं कि आपको मुश्किल ना आए, डिफिकल्ट ना लगे, मैंने जैसे प्रॉमिस भी किया था आपसे। तो यहाँ पे देखिए डिजायर और एबिलिटी टू पे दोनों होगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो अब इसको रीड आउट करिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट दैट अ कंज्यूमर विल परचेज एट वेरियस गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, जब लॉ ऑफ डिमांड करेंगे मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करूंगी तो वहां पे मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़िए। फिर डिमांड, और ये वाली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को अभी समझाई। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इंप्लाइज बोथ द डिजायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। यहाँ पे फिर से कोई भी स्लाइड में नहीं देखेगा, क्योंकि अगर आप बार बार यहाँ पे फोकस करेंगे ना तो भूल जाएंगे चीजों को। तो देखिए आप लोगों ने क्या करना था, लेट्स से मार्केट के अंदर आपने चाय खरीदनी है। जब आप चाय खरीदोगे तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस ऑफ द टी देखोगे। सबसे पहले देखोगे रेट टैग देखते हैं हम, प्राइस ऑफ द टी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चाय खरीदनी है, मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चाय है। लेट्स से रेड लेबल पड़ी हुई है, नेल्सन पड़ी हुई है, टाटा टी है, ब्रुक बॉन्ड है एंड सो मेनी टीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। जब मार्केट के अंदर बहुत सारी चाय पड़ी हुई है, कुछ चाय क्या होगी, सस्ती होगी और कुछ चाय क्या होगी, महंगी होगी। अब आप कौन सी चाय लोगे ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी, आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ करती है। पॉकेट अलाउ करने का मतलब क्या है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम क्या होगी, हाई होगी, इसका मतलब आप बेटर टी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो क्या है, जो जिसकी पॉकेट में बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, जो बहुत ज्यादा इनकम अर्न नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो सस्ती चाय लेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई भी कमोडिटी लेते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल पे हमने टी की बात की, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम अपनी इनकम देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो बंदा खरीदने वाला है वो कमोडिटी, हम उसकी क्या देख रहे हैं, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब आप मार्केट के अंदर जाते हो तो कुछ चाय ऐसी होती है जो आप खरीदना वही चाहते हो। लेट्स से आपके घर पे क्या यूज हो रही है, आपके घर में रेड लेबल यूज करते हो आप लोग। तो जब आप रेड लेबल यूज करते हो तो आप लोग क्या करोगे, इसका मतलब आपका जो टेस्ट है, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो किसके तरफ होगी, रेड लेबल की तरफ। क्योंकि काफी टाइम आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में जो भी चाय यूज होती है नॉर्मली, जब आप मार्केट में जाते हो, अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इनकम आप लोगों को पता है क्योंकि स्टार्टिंग से उस तरीके से प्रोसेस चल रहा है घर का। अब आपने क्या किया, अगर आपके घर में रेड लेबल चाय यूज होगी ना, तो आप लोग कभी नोट करना, आप रेड लेबल ही मांगोगे। आप किसी भी दुकान पे जाओगे, बोलोगे भाई रेड लेबल है, तो आप वो रेड लेबल लेकर आ जाओगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जहां पे टाटा टी यूज हो रही होगी, वो सीधे जाएंगे डायरेक्टली, वो क्या बोलेंगे कि हमें क्या दीजिए, टाटा टी दीजिए, वो बाकी कुछ नहीं देखेंगे। तो आपने कौन सी चाय ली वो डिपेंड किया किस पे, कि आपके घर पे कौन सी चाय पत्ती यूज हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, फिर जब मैंने चाय पत्ती लेनी थी, ठीक है, समहाउ ऐसा हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पे जब मैं चाय पत्ती लेने गई, मेरे घर पे यूज हो रही थी रेड लेबल। लेकिन मार्केट के अंदर जब मैं गई तो मुझे क्या दिखा, मुझे टाटा टी के ऊपर ऑफर दिखा। टाटा टी में मुझे ऑफर दिखा बाय वन गेट वन। अब ये ऑफर जो था ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो मुझे ऐसे मन को भा रहा था कि मैं क्या करती हूँ, मैं यही टाटा टी लेती हूँ क्योंकि इस पे तो ऑफर है। क्योंकि जब सेल लगती है, आप लोग क्या करते हैं, सेल में जो चीज नहीं भी लेनी होती वो परचेज करते हैं मार्केट में जाकर। क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज आपको कहीं ना कहीं बड़ा वो अपीलिंग होती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है वो चीज। तो आपने क्या किया, मेरे घर में रेड लेबल यूज हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा टाटा टी के ऊपर बाय वन गेट
गेट वन, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रेड लेबल मैंने क्या लिया, मैंने टाटा टी ली, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बाय वन गेट वन। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, बाय वन गेट वन अगर आप देखें, लेट से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए रेड लेबल का 200 ग्राम का पैकेट था, लेट से 100 रुपीज, ठीक है, आई एम गेसिंग, मुझे नहीं पता कितने का पैकेट है। और टाटा का पैकेट नॉर्मली मिलता था जब तक ऑफर नहीं था, ये हमें कितने का मिल रहा था, 80 रुपीज का पैकेट मिल रहा था, बट स्टिल मैं क्या ले रही थी, मैं रेड लेबल ले रही थी। बट जैसे ही बाय वन गेट वन का हुआ, तो पहले जो 200 ग्राम की चाय मुझे 80 रुपए की पड़ रही थी, बट आफ्टर दिस ऑफर बाय वन गेट वन, अब मुझे वो 80 रुपए की चाय कितने की पड़ेगी, 40 रुपए की। ठीक है, 200 ग्राम की चाय 40 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं शिफ्ट हो गई फ्रॉम रेड लेबल टू व्हाट, रेड लेबल टू इस टाटा टी के ऊपर मैं शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछूं मैं इस रेड लेबल से टाटा टी के ऊपर शिफ्ट क्यों हुई, आप क्या बोलोगे, मैम आपने क्या किया, आपने उस टाटा टी का प्राइस देखा। ठीक है, तो टाटा टी का प्राइस देखा, और टाटा टी यहाँ पे पता है क्या है, टाटा टी इज हेयर रिलेटेड गुड। क्या है, रिलेटेड गुड। और रिलेटेड गुड में भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे चाय बनानी है घर पे, क्या रेड लेबल की जगह मैं टाटा टी को यूज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ, चाय बन जाएगी, अच्छी चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, एक चीज की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस मिलने वाला है चाय पीकर, अल्टीमेटली तो मैंने चाय ही पिया ना। ठीक है, चाहे मैं रेड लेबल से पी रही हूँ, चाहे टाटा टी की चाय पी रही हूँ, पी मैं चाय रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक गुड की जगह दूसरा गुड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि टाटा टी और रेड लेबल क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसके अलावा भी काफी एग्जाम्पल्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल पता है क्या है, टी एंड कॉफी, जो आपको काफी बुक्स में भी मिलेगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब हम टी और कॉफी की बात करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे हम लोग ये रेस्टोरेंट में, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस थी कॉफी के लिए, बट कॉफी जनरली जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे एज कंपेयर टू टी, कॉफी का रेट हमेशा ज्यादा होता है। अगर आप लोग नोट करेंगे ना किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर, तो रेस्टोरेंट में क्या होगा, कॉफी इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, कॉफी क्या है, महंगी है। तो जब कॉफी महंगी है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने देखा मेरी पॉकेट में पैसा नहीं था या कम पैसा था, मैंने कहा ठीक है, कॉफी से भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना है, चलो चाय सस्ती है तो मैं चाय पी लूंगी। ठीक है, मैं पीने कॉफी गई थी, बट मैंने चाय क्यों पी, बिकॉज चाय का प्राइस क्या है, कम है। और चाय और कॉफी मैंने आपको क्या बोला, दीज आर व्हाट, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, दीज आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या है, रिलेटेड गुड्स की एक टाइप है। तो हमने क्या बोला, कॉफी क्या है, कॉफी इज एक्सपेंसिव, तो मैंने क्या कर दिया, चाय पी। तो मैं यहाँ क्या कहूंगी, जो मैंने क्वांटिटी डिमांड की, डिमांड अब मैंने क्या की, चाय। लेकिन चाय डिमांड क्यों की, बिकॉज जो प्राइस है रिलेटेड गुड का, जो हमारे एग्जाम्पल में क्या है, कॉफी, वो क्या है, हाइयर। तो आप लोगों को समझ आया प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स में एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो हम एक साथ यूज करते हैं। जैसे आप लोग घर पे ब्रेड खाते हैं, तो जब ब्रेड लेते हैं, काफी लोगों के घर पे क्या आता है, बटर आता है। अब बटर का प्राइस लेट से एज्यूम करिए, अगर बटर का प्राइस आज बटर चल रहा है 50 रुपए की, वो जो बार आती है लेट से, ठीक है, ये सारे प्राइस एजम्पशंस हैं, तो प्लीज रियल प्राइसेस के साथ कंफ्यूज मत करना। तो 200 ग्राम का बटर आया, जो कि जिसका प्राइस क्या था, 50 रुपए। लेट से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब प्राइसेस राइज हो गए। जब प्राइस राइज हो गया तो 50 रुपए की जगह ये बटर कितने का हो गया, 70 रुपए का। अब बेशक ब्रेड का प्राइस जो पहले भी 40 रुपीज की मिल रही थी, अब भी 40 रुपीज की मिल रही है, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ब्रेड के साथ बटर ही खाते थे, क्या उनकी कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली उनके कंजप्शन पैटर्न में फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, बिकॉज
यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑफ द बटर जो था वो क्या हो गया, 20 रुपए से बढ़ गया, यही हुआ। तो यहाँ पे जो गुड्स हम एक साथ कंज्यूम करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, दोज गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आता है, आप लोग क्या बोलेंगे, मैम सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, और क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, जो एक की जगह में दूसरा गुड यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो हम एक की जगह पे दूसरा जब हम यूज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो हम एक साथ यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। आपको एग्जाम्पल बताइए, कार एंड पेट्रोल हो सकता है। अब इस तरीके की आप लोग आज 5-5 एग्जाम्पल सोचेंगे घर पे बैठ के, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब देखा। फिर जो भी प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, आप लोग टीवी देखते हैं या आजकल यूट्यूब आप लोग देखते हैं, तो जब आप यूट्यूब देखते हैं वहां पे क्या आता है, वहां पे एड्स आती है। अब यहाँ पे आपने कभी सोचा ये एड्स क्यों आते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की जानकारी मैक्सिमम लोगों को हो। क्योंकि आप लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वो प्रोडक्ट को लेने की आप में डिजायर होगी होगी। तो वहां पे एड्स में यही होता है कि कंपनीज क्या करती है, मार्केटिंग करती है वाया एड्स। मार्केटिंग का क्या मतलब है कि मार्केट में वो क्या करती है, इस तरीके का पूरा फिनोमिना बनाती है कि उससे क्या हो सके, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। जैसे लेट्स से कोई प्रोडक्ट आता है, ठीक है, या मुझे क्या करना है, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है लक्स, ठीक है। लक्स कंपनी क्या करेगी, लक्स जो बनाने वाली है वो क्या करेगी, वो आपको बार बार टीवी में दिखेगा लक्स। वो काफी बार आप लोग देखते हैं कि वो अपनी एड में क्या करेगी, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को लेती है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को लेती है तो इसका मतलब पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जब उन लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है तो कंपनी को क्या कर रहा है, कंपनी तो अपनी पॉकेट से दे रही है ना, जो कंपनी का पैसा है वहीं से पैसा जाएगा ये एड्स में। कंपनी ऐसा क्यों करती है, बिकॉज कंपनी चाहती है कि जो लोग मेरे लक्स की एड को देखेंगे वो क्या करें, वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा खरीदे। दे वांट कि उनका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लोग ज्यादा करें। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग एड में पैसा लगाते हैं। तो समझ आया कि अब आपको मैं बताऊं कि फैक्टर्स क्या क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड के। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या फैक्टर्स है, रीड इट। Number 1 is the price of the commodity. Number 2, income of the individual. Number 3 is the price of related commodities. Number 4, taste and preference of the individual consumer. Number 5, advertising expenditure made by producers of the commodity. यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक कोई इशू क्लियर। अब देखिए, अभी आपने ये सब देखा, आप लोग यहाँ पे मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको याद करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से सोचिए, आप जब जाते हैं क्या क्या चीजें देखते हैं, वही इकोनॉमिक्स है बेसिकली, ठीक है। अब मार्केट डिमांड, यहाँ पे क्या है, मैं ज्यूम कर रही हूं 4 बंदे हैं, लेट्स से ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं फॉर लक्स। ए क्या करता है, महीने में 2 बॉटल्स लक्स के बॉडी वॉश की लेता है। बी क्या करता है, 1 लेता है। सी क्या करता है, वो 3 बॉटल्स यूज करता है। और डी भी 1 बॉटल यूज करता है। तो ये क्या होगी, ये इनकी इंडिविजुअल डिमांड होगी फॉर पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 1 लक्स की बॉटल 100 रुपए की है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, जब लक्स की बॉटल 1 बॉटल 100 रुपए की है तो ए जो है वो क्या करेगा, वो 2 बॉटल्स ऑफ लक्स कंज्यूम कर रहा है। मतलब ए की डिमांड क्या है, ए की इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज हो रहा है, एक पर्सन के लिए। तो ए की इंडिविजुअल डिमांड क्या है, 2 बॉटल्स ऑफ लक्स। लाइकवाइज बी की क्या है, बी की 1, सी की 3 और डी की क्या है 1। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 2 + 1 + 3 + 1, तो क्या आया मेरे पास 7। तो 7 हम लोग क्या कहेंगे, 7 इज द मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या हुई, जब हम लोग क्या करेंगे,
इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल डिमांड आएगी वो क्या होगी, वो डिमांड हमारे पास होगी इट इज द मार्केट डिमांड। और याद रखना मैंने क्या बोला, 100 रुपए, ठीक है। प्राइसेस आर गिवन, 100 रुपए है तो क्या डिमांड है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम लॉ ऑफ डिमांड में देखेंगे कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे रीड करिए, market demand for a good is the total sum of the demands of all the individual consumers who purchase the commodity at various prices in the market in a period। तो total sum मैंने आप लोगों को बता दिया, this is the total sum, clear। अब डिमांड फंक्शन की अगर हम बात करें तो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फैक्टर्स बताए इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, अगर उसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस था, क्या क्या था आप लोग बताइए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, फिर इनकम था, फिर क्या था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था, देन टेस्ट था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी याद आता है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन आप लोग कैसे याद करेंगे, जो हम लोगों ने फैक्टर्स देखे जो क्या कर रहे थे, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जैसे इसके अलावा क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है, हमें लगता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज ही जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस प्राइस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आज ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन क्या होगा, QD इज इक्वल टू FPXPRIATE। QD क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, F इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। और ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है, फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट में सारे फैक्टर्स डाल दीजिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of the related goods, I stands for income, A stands for advertisement expenditure, T stands for the taste and preferences, E is the future expectations, clear। फिर लीनियर डिमांड फंक्शन, ये आप छोड़ दीजिए, ये मुझे अगर लगेगा आप लोगों को फ्यूचर में बताने की जरूरत है तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, ये जो हमारे जो फैक्टर्स थे उसमें से क्या क्या फैक्टर्स थे, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू फ्यूचर, ये सब थे। तो यहाँ पे अगर मैं ये एज्यूम कर दूं कि जो मेरे ये फैक्टर्स है अगर मैं इनको कांस्टेंट एज्यूम कर दूं तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि अगर जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है उसका मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं ओनली विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, अदर थिंग्स दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, इन सबको अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो ये जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होगा, ये हमारा होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए, जब आप सेल लगती है, ठीक है, सेल लगेगी तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करते हो कम करते हो, आप ज्यादा चीजें खरीद के आते हो सेल में जाकर या कम खरीदते हो, ठीक है। स्पेशली लड़कियां इस चीज को लिंक कर सकती हैं, मिंत्रा सेल लगती है, विश लिस्ट में सामान डालना स्टार्ट हो जाता है, क्यों करते हो, नॉर्मली तो आप इतना प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते, बिकॉज सेल के टाइम क्या होता है, सेल के टाइम प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस फॉल कर रहे होते हैं। जब प्राइसेस कम होते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल बिहेवियर क्या है मेरा आपका, हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट की बढ़ा देते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से सीजन में हम लेते हैं 2 ड्रेसेस, ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल आती है, जो 2 ड्रेसेस हमारी लेट्स से 2000 रुपए की आ रही थी, अब तो सेल आई,
सेल में इनका प्राइसेस कम हो जाएगा और लेट्स से ये ड्रेसेस हमें अब मिलेगी 1000 रुपए की। जब ये दोनों ड्रेसेस हमें 1000 रुपए की मिलेगी तो 1000 रुपए हमारे पास बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सेल के टाइम हम क्या करते हैं, 4 ड्रेसेस ले लेते हैं। और हमने ये 4 ड्रेसेस क्यों ली, बिकॉज पहले जो 2 ड्रेसेस हमें 2000 की मिल रही थी, अब वही 2 ड्रेसेस हमें कितने की मिल रही है, 1000 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्राइसेस फॉल किया और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सबसे पहले कि यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में है, बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी सारा क्या है, बाकी सारा कांस्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो रिलेशन किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मत करके आना। ठीक है, अदर थिंग्स क्या है, वही फंक्शनल रिलेशनशिप वाली, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाली बोल लीजिए, PRITAE, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको रीड करिए। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी according to the law of demand, other things being equal, if the price of the commodity falls, अगर प्राइस फॉल कर रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड में हमने क्या देखा, राइज देखा। तो यहाँ पे हमने यही लिखा, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का क्या मतलब है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या करेगा, राइज करेगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, फॉल करेगा। अगर लेट्स से ये जो पहले 2 ड्रेसेस आप लोगों को कितने की मिल रही थी, पहले आपको 2000 की मिल रही थी बिफोर सेल। अब समहाउ क्या हुआ, महंगाई हो गई मार्केट में, ये जो 2000 की ड्रेसेस है या कोई फेस्टिव सीजन आ गया, तो उस समय 2000 की ड्रेसेस का प्राइस हो गया 3000। जब यहाँ पे प्राइस बढ़ा ड्रेसेस का, तो आपने क्या किया, आपकी पॉकेट में आपकी जो इनकम थी वो कांस्टेंट थी। पहले भी आपकी इनकम जो पॉकेट मनी मिल रही थी ना घर वालों से, पहले भी आपको 2000 मिला था, अभी भी आपको 2000 मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा अब नाउ, क्योंकि हमारी इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया, इनकम पहले भी पॉकेट में हमारी 2000 रुपए थे, अब भी हमारे पॉकेट में कितने हैं, 2000 रुपए हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे लेनी तो थी, ठीक है, क्वेश्चन तो आता है लेनी तो है, लेकिन पॉकेट नहीं एलो कर रही ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, बिकॉज प्राइस ऑफ द ड्रेस बढ़ गया, तो अब हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड इसकी क्या कर ली, कम की। तो यहाँ पे वाइस वर्सा का यही मतलब है, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। तो आप लोग बोल सकते हैं अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जब इसकी बात करते हैं ना डिमांड कर्व की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये बहुत बेसिक कर्व है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी। और एक्स और वाई एक्सिस पे जो चीजें आती हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चला, डिमांड क्या है, डिमांड जब लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा है, एक रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यही बता रहा है, बिकॉज अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो 2 वेरिएबल्स है वो क्या बन गए, हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कहाँ पे आएगा, वो वाई एक्सिस पे आएगा, और आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और ये मेरे वेरिएबल्स कैसे आए वाई और एक्स एक्सिस पे, बिकॉज मेरी इक्वेशन पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्राइस अगर बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती थी, कम होती थी, और प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, अब आप लोगों को नहीं आती डायग्राम, नो इशू। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज पे फोकस करिए। हमने क्या बोला, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। लेट्स से हमारा प्राइस पहले क्या था, पहले हमारा, मैं इसको मार्क कर देती हूं, ठीक है। तो पहले हमारा प्राइस क्या था,
₹5। जब प्राइस ₹5 था, हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जब प्राइस ₹5 था, हम लोग क्या कर रहे थे, हम 20 यूनिट क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे किसी प्रोडक्ट की। अब क्या हुआ, प्राइस मार्केट के अंदर क्या हुआ, प्राइस राइज देखने को मिला। इसका मतलब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। मतलब ₹5 में अगर आप 20 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, जब प्राइस 5 से 10 हो गया तो अब आप क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे। लेट्स से अब आपने क्या किया, अब आप 15 यूनिट्स क्वांटिटी के डिमांड करना स्टार्ट हो गए। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, यही हुआ। और हमने एज्यूम किया समहाउ फर्दर क्या हुआ, प्राइस राइज हो गया। कितना प्राइस राइज हुआ, 10 से 15। जब 15 हुआ मतलब प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी फिर से क्या होगी, कम होगी। तो लेट से 15 है तो हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस रिलेशनशिप की वजह से कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ डॉट्स लिए। अगर आप इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक लाइन आएगी। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या बता रही है, ये लाइन आपकी है बेसिकली डिमांड कर्व। ये लाइन क्या है आपकी, डिमांड कर्व। क्लियर। तो डिमांड कर्व हमें क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग से कैसे लाइन जा रही है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो आप लोगों ने क्या देखा, हमारी जो डिमांड कर्व है वो कैसी है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब आप लोगों से कोई डिमांड कर्व के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमारी डिमांड कर्व कैसी होती है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इज द इनकम इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, हमने क्या करना था, मार्केट से मुझे एक ड्रेस परचेज करनी थी। ड्रेस का प्राइस था पहले, बिफोर सेल ड्रेस का प्राइस था ₹1000, लेकिन सेल लगा, सेल के बाद क्या होगा, प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉल करेगा। लेट से अब जो ₹1000 की ड्रेस है वो मुझे कितने की मिल रही है, ₹500 की। तो जब ये ₹500 की ड्रेस मिल रही है और जो मेरे पॉकेट में पैसे हैं, आई एम एज्यूमिंग मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, ₹1000। जब अब मेरे को आफ्टर सेल जो ₹500 की ड्रेस मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी, जब अगर मैं इसको परचेज करती हूं तो मेरे पास 1000 माइनस 500, मेरी पॉकेट में क्या बचा, ₹500। इसका मतलब मेरी जो रियल परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, मेरी पॉकेट में ₹500 जो बचा है, मैं उससे कुछ भी खरीदूं। ठीक है, मैं उसे हो सकता है पैंट्स खरीदूं, हो सकता है मैं क्या करूं, मैं मार्केट में जा रही हूँ, एक फोन कवर मुझे पसंद आ गया, खरीद लिया। पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर ड्रेस क्या हो गया, फॉल हो गया। और अब मेरी पॉकेट में क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। जो ये एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है ना मेरी पॉकेट में, इसको मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी रियल परचेजिंग पावर। क्या कहूंगी, रियल परचेजिंग पावर। इनकम नहीं बढ़ी मेरी, मेरा क्या बढ़ा, मेरा बिकॉज प्राइस कम हुआ। प्राइस कम होने की वजह से मेरी जो सामान खरीदने की क्षमता है मेरे पास, जो मेरे पास सामान खरीदने की एबिलिटी है, क्योंकि अफोर्ड कर पाऊंगी अब मैं, वो क्या होगी, वो बढ़ गई। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट में हुआ क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हुआ, फॉल कर गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल करने से क्या हुआ, रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई। रियल परचेजिंग पावर जब इंक्रीज हुई तो पहले मैं क्या कर रही थी, पहले मैं एक ड्रेस परचेज करके आई थी। अब मेरे पास जो 500 बचे हैं, हो सकता है मुझे कोई और ड्रेस पसंद आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और ड्रेस परचेज कर ली। तो पहले मैं एक क्वांटिटी परचेज कर रही थी, अब मैंने कितनी की, 2 क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। इसी तरीके से एक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने आपको रिलेटेड गुड्स बताए अभी। रिलेटेड गुड्स पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने आपको एग्जांपल दी टी और कॉफी की। मैंने बोला अगर चाय का प्राइस कम है रेस्टोरेंट के अंदर, मुझे मेरी प्रेफरेंस कॉफी थी, लेकिन मैंने क्या देखा, प्राइस ऑफ द टी जो था वो कम था, तो मैंने क्या किया, चाय का कप पीना प्रेफर किया। तो प्राइस
टी का काम था, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। लेकिन रीजन क्या था, नॉर्मली मैं कॉफी पीती हूँ लेकिन अब मैं चाय क्यों पी रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ आपको। Income effect: when the price of the commodity falls, the consumer can buy more quantity of the commodity with his given income। जैसे मैंने अभी आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया, तो यहाँ पे हमने इनकम इफेक्ट को डिफाइन किया। लाइकवाइज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, when the price of a goods fall, it becomes relatively cheaper as compared to its substitutes, so people start demanding it। Clear? अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेबलन गुड्स की और फिर गिफन गुड्स की। देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड देखें तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, आप लोग बताइए, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड पे हमारे पास कर्व कैसी आती थी, इस तरीके की। जब हम बोल रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो हमारे पास कर्व कैसी आएगी, एक्सेप्शंस के केस में हमारे पास जो कर्व आएगी वो कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आती है, बट जब हम एक्सेप्शंस देखते हैं तो हमारे पास कैसी कर्व आती है, इट इज द अपवर्ड स्लोपिंग। वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे, नंबर 1 इज द वेबलन गुड्स एंड नंबर 2 इज द गिफन गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेबलन गुड्स की। देखिए, वेबलन गुड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। क्या कहते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स। अब यहाँ पे वेबलन क्या है, वेबलन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने वेबलन गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप लोगों को वेबलन भी याद नहीं हो रहा, आपको छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबलन आप लोगों को पता होना चाहिए। वेबलन गुड्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, दीज आर नोन एज प्रेस्टिजियस गुड्स। मतलब जो लोग क्या करते हैं, अपनी शान के लिए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इंडिया में बात करो तो इंडिया में बहुत सारी औरतें क्या करती है, इतना इतना गोल्ड लेकर चल रही होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, गोल्ड से उनको क्या लगता है कि गोल्ड जो है वो महंगी आइटम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाइज भी उनको क्या करना चाहिए, अगर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करे तो इतना इशू नहीं होगा, बट गोल्ड वो वेयर करती है, उस पर रिस्क भी एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी वो करती है। आप लोगों ने सोचा वो क्यों करती है, वो इसलिए करती है बिकॉज उनको पता है जो गोल्ड है वो क्या है, वो महंगा प्रोडक्ट है। प्राइस ऑफ द गोल्ड क्या है, हाई है, और प्राइस ऑफ द गोल्ड बेशक हाई है, लेकिन हमें क्या दिखा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गोल्ड क्या है, हाई है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड में होता है प्राइस ऑफ गोल्ड अगर हाई होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गोल्ड भी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन इंडिया में हमें क्या दिखता है, ऑल्दो प्राइस ऑफ द गोल्ड क्या है, हाई है, लेकिन स्टिल जो यहाँ पे लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो गोल्ड है वो उनके लिए क्या है, शानो शौकत की बात है, प्रेस्टिज की बात है। क्लियर, दैट्स वाई आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लोग किससे जोड़ रहे हैं, उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू से। प्रेस्टिजियस वैल्यू क्या होती है, शानो शौकत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गिफन गुड्स की। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जब प्राइस प्रोडक्ट का क्या होता था, इंक्रीज करता था, उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती थी, फॉल करती थी। यही होता था, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है हमें। अब यहाँ पे देखिए, जब गिफन गुड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जब कमोडिटी का इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज करेगी इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे देखिए, गिफन गुड्स की बात करें, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, दीज आर व्हाट, दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। नंबर 1, नंबर 2, जब हम गिफन गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गिफन है वो भी एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, जैसे वेबलन था उसी तरीके से। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बिहेवियर हमें क्यों दिखाई देता है। जब हम गिफन गुड्स की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, हाईली इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे अगर मैं मक्की के आटे की बात करूं
तो अगर जो मक्की का आटा है, हमारे घर में नॉर्मली क्या होता है, व्हीट का, गेहूं का आटा यूज होता है, लेकिन जो मक्की का आटा है वो नॉर्मली कौन लोग यूज करते हैं, जो कंपेयर नॉर्मली क्या है, जिनकी इनकम कम है, बिकॉज उनकी इनकम कम है, इनकम लिमिटेड है, वो लोग क्या करते हैं, मक्की का आटा यूज कर रहे हैं। और मेज का जो आटा है नॉर्मली हम उसको क्या कह रहे हैं, इट इज अ हाईली इंफीरियर गुड। ठीक है, तो अगर मक्की का आटा का प्राइस बढ़ेगा तो, और मैंने बोला देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो लोग क्या करेंगे, ये लोग इसी की क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो दूसरा रीजन है वो ये है, लेट्स से एक डेली वेजर है जो 100 रुपए दिन का अर्न करता है। जब ये 100 रुपए अर्न करता है, इस 100 रुपए में से ये क्या करता है, 25 रुपए का मक्की का आटा ले लेता है, 25 रुपए किलो जो मक्की का आटा मिल रहा है वो परचेज करता है, और साथ में 75 रुपीज का क्या करता है, मिल्क जो है वो ले लेता है, लेट्स से। अब हमने बोला कि समहाउ क्या हुआ, इस मक्की के आटे का प्राइस बढ़ गया, अब इसका प्राइस हो गया 40 रुपए। अब इसके पास कितना बचा, आउट ऑफ 100 इसके पास बचा 60 रुपीज। ठीक है, तो अब यहां पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो पर्सन है उसने क्या किया, उसकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन अब इसने क्या करना है, इसने पेट तो भरना है। अब इसको दूध कम मिल रहा है तो ये क्या करेगा, इसको पता है एज कंपेयर टू दूध, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, एक मक्की की रोटी एक्स्ट्रा खा लूं। एक मक्की की रोटी एक्स्ट्रा खाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मक्की का आटा लेना पड़ेगा। मतलब 1 किलो आटा वो पहले ले रहा था, अब यहां से लेट से 10 रुपए का वो और आटा लेता है, तो अब वो क्या कर रहा है, 50 रुपए का आटा ले रहा है। ठीक है, 50 रुपए का मक्की का आटा ले रहा है। क्यों लिया, क्योंकि उसको पता है, बिकॉज उसकी इनकम लिमिटेड है, उसको पता है कि मेरे पास लिमिटेड इनकम में से अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, मिल्क जो ज्यादा न्यूट्रिशियस चॉइस थी उसके लिए, अब आज तो वो स्विच कर जाएगा मिल्क से, थोड़ा सा वो ज्यादा पोर्शन स्पेंड करेगा किस पे, इस मक्की के आटे में, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको अपना पेट की भूख भी तो खत्म करनी है। ठीक है, तो ये लॉजिक है गिफन गुड्स के पीछे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है, नोट करिए, प्लीज नोट इट ऑल्सो। Number 1 is the Veblen good. According to Veblen, some consumers measure the utility of a good entirely by its price, जैसे डायमंड हो गया, आईफोन हो गया, etc. Then Giffen goods, these are highly inferior goods. Unlike most goods, when the price of a Giffen good goes up, people actually buys more of it, not less of it. It happens because number 1, a price increase for such a good eats up a large portion of their already limited budget. जैसे मैंने 100 रुपए वाले एग्जाम्पल से समझाया, they are forced to cut back on other possibly more nutritious foods to afford the same amount of given goods. No, number 2, normally a price increase would lead consumers to switch to cheaper alternatives, but for given goods there are often no close substitute that can fulfill the same nutritional needs at lower prices. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, बहुत आसान है, मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है डिमांड में। देखिए, जब हमने फैक्टर्स देखे थे ना इन्फ्लुएंसिंग डिमांड कर्व, उसमें से एक फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मूवमेंट। आप क्या कहेंगे उसको, मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम वापस से बनाएंगे, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे दिस इज द डिमांड कर्व। अगर हमने क्या बोला, पहले प्राइस था 10 रुपए किसी चीज का, उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही थी, 15 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी, लेकिन समहाउ क्या हुआ, प्राइस राइज हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है लेट्स से 10 यूनिट्स आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आया, किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
और अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस एग्जाम्पल पे क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ। प्राइस राइज होने से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड की अगर हम बात करें तो क्या हो गई, वो कम होगी। पहले 15 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब क्या हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। जब आपकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। कम होने को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहां पे मैंने लिखा इंक्रीज इन प्राइस होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। और सेम डिमांड कर्व में जो भी हो रहा है वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हो रहा है। लाइकवाइज जब हम डिक्रीज इन प्राइस देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं वापस से, तो पहले प्राइस क्या था, 10 रुपए। उस 10 रुपए में लेट से 3 यूनिट आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस फॉल हो गया, 10 से कितना हो गया, लेट से 8 रुपए प्राइस हो गया। नाउ आप लोग क्या करेंगे, आप 5 यूनिट क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी और यहाँ पे क्या हुआ, फॉल इन द प्राइस। तो जब प्राइस में हमें डिक्रीज दिखेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तब हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। फिर आता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारी क्या थी, डिमांड कर्व। लेकिन मूवमेंट में हमने क्या देखा, मूवमेंट में हमने देखा कि एक ही डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन समहाउ अगर ऐसा हो जाए कि हमारी जो डिमांड कर्व है, इसको मैं नाम दे देती हूँ D1, यहां से पूरी डिमांड कर्व उठे और हम लोग कहां पे चले जाए, यहां से पूरी डिमांड कर्व क्या हुई, यहां से उठाई और यहां पे ऐसे आ गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डिमांड एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह चलेगी। क्या हुआ, अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे कहेंगे इट इज शिफ्ट इन द डिमांड। जब डिमांड की पोजीशन पे इंपैक्ट आएगा, डिमांड की पोजीशन चेंज होगी, या इस डायरेक्शन पे हो या इस डायरेक्शन पे हो, तब हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। और याद रखना यहाँ पे भी जैसे आप प्राइस वाई एक्सिस पे लिखते हो, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे लिखते हो, वैसे ही चलेगा सारा। और ये जो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व आ रहा है, यहाँ पे रीजन क्या है, इट इज फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्लियर यहाँ तक, कोई इशू? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिर खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको लगता है कि ऐसे लेक्चर्स आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।